तो देखिए सेकंड पार्ट में हम देखते हैं एससी सेट्स पैनल टू रिकमेंड नॉर्म्स टू कट ट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉर्म सेट किया है पेड़ काटने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के। तो पेड़ की कटाई के नियम तय करने के लिए समिति गठित की गई है। 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति है। अध्यक्ष इसके एम के रंजीत सिंह ज्वाला है। रंजीत सिंह ज्वाला है, ठीक है। उसके बाद रंजीत सिंह ज्वाला एक वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, तो ये वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। समिति का कार्य विकासात्मक प्रयोजनों के लिए पेड़ काटने से जुड़े नीतिगत दिशा निर्देशों की सिफारिश करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल की कुछ परियोजनाओं में पेड़ों की कटाई को लेकर आई याचिका के आधार पर है ना। कुछ पेड़ ऐतिहासिक पेड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐतिहासिक पेड़ की क्षतिपूर्ति प्रतिपूरक वनीकरण के माध्यम से संभव नहीं है। जो ऐतिहासिक पेड़ है उनकी क्षतिपूर्ति प्रतिपूरक वनीकरण, मतलब आप जो ऐतिहासिक 100 साल 200 साल पुराने पेड़ हैं उनकी प्रतिपूर्ति आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप कहीं और वन लगा दे जाके छोटे छोटे, है ना, वो संभव नहीं है। विकास को प्रकृति के संरक्षण के साथ लेकर चलना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पेड़ों की कटाई के उचित मुआवजे का आकलन उसका पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर ही संभव है, ठीक है। एक जो पीपल 100 साल पुराना है वो कितना बड़ा होता है, उसकी कितनी जड़ें नीचे तक होती हैं, और उसके बराबर 100 छोटे छोटे पेड़ भी उसकी जगह नहीं ले पाएंगे, है ना। तो पेड़ की वायु, ऑक्सीजन उत्सर्जन, कार्बन सिंक की क्षमता, मिट्टी का संरक्षण, वनस्पतियों जीवों का संरक्षण, पारिस्थितिक अखंडता में पेड़ों की भूमिका रहती है। तो इन सब पैरामीटर्स को अगर लेंगे कि एक पेड़ कितना सपोर्ट करता है इन चीजों को, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे 100 पेड़ों के बराबर है वो। अच्छा, अगला टॉपिक देखते हैं, मूव हेल्थ टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये बात चली है कि हेल्थ जो हमारा एक विषय है उसको कॉन्करेंट समवर्ती सूची में लाना चाहिए, है ना। हेल्थ जो है उसको समवर्ती सूची में लाना चाहिए। स्वास्थ्य को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने की जरूरत है इस समय। अभी स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में का विषय बनाने का बेहतर समय है। 2025 तक स्वास्थ्य खर्चों का जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की योजना के मद्देनजर ये चर्चा है। मतलब हमारा जितना जीडीपी होगा उसका 2.5% जो है हमारा स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। राज्यों को स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च को का कम से कम 2/3 हिस्सा आवंटित हो। स्वास्थ्य क्षेत्र डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की चर्चा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की चर्चा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना एक मकसद है। वित्तीय के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकी सहायता मुहैया कराना भी मकसद है ना। वित्तीय फाइनेंस तो पहुंचे वहां पे तकनीक भी पहुंचे कि किस तरीके से नए तरीके से हेल्थ को डायग्नोस्टिक किया जा सकता है और पेशेंट्स की केयर की जा सकती है, ये भी चीजें पहुंचे। फिर 8वां पॉइंट क्या हमारा, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ राज्य व समवर्ती सूची की चर्चा है। तो किस अनुसूची में है, कौन से शेड्यूल में है, कौन से शेड्यूल में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो है अनुसूची 7 में जो है संघ, सेंटर और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की सूची है, ठीक है। 9 सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है इस समय। राज्य सूची में 6ठे नंबर पर स्वच्छता के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है। तो राज्य सूची जब हम देखते हैं हमारा स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में 6ठे नंबर पर स्वच्छता के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, मतलब सैनिटाइजेशन और हेल्थ। सामान्य स्थिति में इस तरह के विषयों पर कानून बनाती है राज्य सरकारें। तो राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके आगे अगला हमारा करंट अफेयर का टॉपिक क्या है, एससी वर्डिक्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, तो हम देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, मतलब अभी तक वो बॉन्ड जो हैं वो चलते रहेंगे। हालिया विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक की अपील की गई थी, है ना। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा होगा कि इन चुनावी बॉन्ड्स को जो है रोक लिया जाए, लेकिन नहीं माना सुप्रीम कोर्ट। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस एनजीओ ने जो है इस पर अपील की होगी, ठीक है। फिर आरटीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गैर कानूनी बिक्री की बात है।
एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आरटीआई की गई थी, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर कानूनी बिक्री की बात कही गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीतिक दलों के लिए असीमित चंदा हासिल करने का जरिया हो गया, एडीआर रिपोर्ट कहती है। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट बेयरर है, एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट बेयरर है जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। मतलब कि ये ऐसा है। अभी आगे देखते हैं हम। देखिए, राजनीतिक दल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पंजीकृत होना आवश्यक है। मतलब जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा के रूप में मिलेगा उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। राजनीतिक दल का पिछला आम चुनाव विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना जरूरी है। राजनीतिक दल को पिछले आम चुनाव या इस आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 1% वोट मिलना चाहिए, तो आप जो है पंजीकृत हो जाएंगे और आप तब इलेक्टोरल बॉन्ड से अपना चंदा ले सकते हैं। जारी होने के 15 दिनों तक ये वैधता रखता है। मतलब जब इलेक्टोरल बॉन्ड आपका एक चिट ऐसी दी जाएगी, उस पर लिखा होगा कि इतने का इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो वो 15 डेज के लिए ही वैलिड होगा। एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो एसबीआई की ही कुछ चुनिंदा शाखाएं हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। पीएनबी वगैरह, ओबीसी, इनका कोई इसमें रोल नहीं है। इन बॉन्ड्स को 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मूल्य वर्गों में ही जारी किया जा सकता है। 1000, 10,000, फिर 10,000 में एक और जीरो बढ़ा है तो 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़। तो समझ रहे हैं, एक एक जीरो बढ़ाते हुए इसी तरीके, मतलब 10-10 गुनी क्षमता पे ही इन बॉन्ड्स को लिया जा सकता है। अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक करंट अफेयर का। ओसीआई कार्ड होल्डर्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कैरी ओल्ड पासपोर्ट फॉर इंडिया ट्रेवल्स। ओसीआई कार्ड होल्डर जो है, मतलब जिनके पास ओसीआई कार्ड है, उनको जरूरत नहीं कि आप अपना पासपोर्ट भी लेकर इंडिया ट्रैवल करें ओल्ड वाला। के लिए अधिसूचना जारी कर दी। भारत यात्रा के दौरान एक्सपायर्ड पासपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। ओसीआई कार्ड के साथ पुराने और नए पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता को समाप्त किया गया। ओसीआई कार्ड वैश्विक स्तर पर भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है। ओसीआई कार्ड धारक को भारत के नागरिकों के बराबर लगभग सभी विशेषाधिकार हैं, है ना। ये देखिए मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। ओसीआई कार्ड धारक को भारत के नागरिकों के बराबर लगभग सभी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये आपके बहुविकल्पीय में 4 टॉपिक दे देंगे, इसमें से कौन सा सही है, ऐसा करके आ सकता है। ओसीआई कार्ड धारक को भारत में मतदान का अधिकार है, सरकारी सेवा में नियुक्ति का अधिकार है, कृषि भूमि खरीदने सरीखे मुद्दों में कोई अधिकार नहीं। कृषि भूमि खरीदने सरीखे मुद्दों में कोई अधिकार नहीं, मतलब मतदान देने का तो अधिकार है, सरकारी सेवा में नियुक्ति और कृषि भूमि। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ओसीआई कार्ड धारक को भारत में मतदान का अधिकार, सरकारी सेवा में नियुक्ति और कृषि भूमि खरीदने सरीखे मुद्दों में कोई अधिकार नहीं, इनमें कोई अधिकार नहीं है। मतलब वो मतदान नहीं दे सकता है, सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं हो सकता है, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। ओसीआई कार्ड धारक को भारत का वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा है। भारत का वीजा, मतलब जो ओसीआई कार्ड धारक है वो वीजा मुक्त भारत की यात्रा कर सकता है। ओसीआई कार्ड धारक भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में कई बार आने जाने की अनुमति देता है। अब देखिए, अगला टॉपिक देखते हैं हम करंट अफेयर का। आर्टिकल 244 ए जो है वो है सुर्खियों में इस समय। अच्छा, क्यों है? अनुच्छेद 244 ए फिर चर्चा में है, क्यों है? असम की पहाड़ी जिलों के क्षेत्रों में इसे लागू करने का मुद्दा आया है, ठीक है। अनुच्छेद 244 से भारत के भीतर असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य की निर्माण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 244 ए 1969 में संविधान में पारित हुआ है। अनुच्छेद 244 ए में इन क्षेत्रों में एक विधानमंडल, एक मंत्रिपरिषद को बनाने का प्रावधान है। असम, मेंडिमा, हसाओ, कार्बी आंगलोंग, पश्चिमी कार्बी, बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के पहाड़ी जिले छठी अनुसूची के तहत आते हैं, ठीक है। असम के जो ये क्षेत्र हैं ये सब छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, आदिवासी क्षेत्र में अधिक स्वायत्त शक्तियों के लिए अनुच्छेद 240 ए को लागू करने की मांग है और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए। इस अनुच्छेद के द्वारा इन क्षेत्रों को कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण की शक्ति है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद के पास कानून और व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद के पास कानून और व्यवस्था का अधिकार अभी क्षेत्र नहीं है।
छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और विकेंद्रीकृत शासन की अनुमति का प्रावधान है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित स्वायत्त परिषदों के माध्यम से विकेंद्रीकरण ये चाहते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। इसको याद करने का तरीका है कि 6 शेड्यूल में AMTM आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं RTI रिजेक्शन क्या है। RTI रिजेक्शन क्या है? 2019-20 में RTI के तहत आए कुल 4.3 जो मामले हैं वो अस्वीकार कर दिए गए कि हम इसका जवाब नहीं देंगे आपके। 2019-20 में 4.3% हैं वो मामले अस्वीकार कर दिए गए। यह अब तक की सबसे कम दर है। इससे ज्यादा भी मतलब अस्वीकार किए गए। स्वीकृति की दर 5-6 में 13.9 थी, वर्ष 2014 में 8.4 थी। मतलब तब जो था और मना कर दिया गया था, हम नहीं जवाब देंगे आपको। अच्छा, लगभग 40% अस्वीकृति का कोई वैध कारण नहीं बताया गया। 40% अस्वीकृति का कोई वैध कारण नहीं बताया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 90% नामंजूरी, कार्यालय द्वारा 90% नामंजूरी। जो PMO ऑफिस है, PMO ऑफिस में अगर कोई वर्क होता है और कोई डिटेल चाह रहा है तो इस कार्यकाल में 90% नामंजूरी इसको दे दी गई है कि हम नहीं बताएंगे आपको। अन्य श्रेणी के तहत रखी गई 19-20 में हुई 38.7% अस्वीकृतियां हैं। वित्त मंत्रालय ने वाजिब कारण बताए बिना कुल RTI आवेदनों को का 40% खारिज कर दिया। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है 40% खारिज किया है ना। सार्वजनिक प्राधिकरण को कई अधिकारों पर RTI के अनुरोध को अस्वीकार करने की अनुमति देता है RTI एक्ट। ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरणों को मतलब जितने भी ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट के, उनको अधिकार देता है कि वो अनुरोधों को अस्वीकार कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की डिटेल्स को, जो ब्रीफ डिटेल होती है, उनको नहीं बताएं। इनमें जीवन और सुरक्षा तक के खतरे में पड़ने से लेकर व्यक्तिगत जानकारी, कैबिनेट पत्र, विदेशी सरकार, कॉपीराइट या संप्रभुता सुरक्षा, खुफिया मामले शामिल हैं। अब जैसे किसी ने RTI किया कि अभी जो चाइना ने अटैक किया था वो कितना किलोमीटर अंदर आ चुका है या स्टेटस क्या है, तो सरकार और डिफेंस जो है वो इसको नहीं बताना चाहेगा आपको कि वो 10 किलोमीटर अंदर आ चुका है या हमने उनके 40 जवानों को मारा है या कितना है क्षति पहुंची है। ये सब गोपनीय चीजें रखी जाती हैं। ठीक है, अफ्रीकाज एलिफेंट टू द ब्रिंक। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि अफ्रीका के जो एलिफेंट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो देखते हैं, अफ्रीकी हाथी गंभीर संकटाग्रस्त घोषित हो गए हैं, मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और अफ्रीकी सवाना हाथी संकटाग्रस्त घोषित हो गए हैं। अफ्रीकी हाथी गंभीर संकटाग्रस्त में है और अफ्रीकी सवाना हाथी जो है वो संकटाग्रस्त घोषित हो गए हैं। अवैध शिकार और आवास विहीन होना इसका कारण है। एक तो अवैध शिकार उनके दांत वांत के लिए होता है और उनके आवास विहीन होना, उनके लिए जगह नहीं कोई रहने के लिए। इससे पहले वनरेबल की श्रेणी में ये थे हाथी। अब तक एक प्रजाति के रूप में माने जाते थे अफ्रीकी हाथी। पहली बार जब IUCN की रेड लिस्ट में इनको 2 अलग अलग प्रजातियों के रूप में मूल्यांकन हुआ है। पहली बार हुआ है कि अलग अलग प्रजातियों के रूप में, कि एक अफ्रीकी हाथी, एक अफ्रीकी सवाना हाथी। और IUCN के मुताबिक अफ्रीकी वन हाथियों की आबादी पिछले 31 सालों में 86% की गिरावट हुई है। पिछले 31 सालों में 86% हाथी जो है खत्म हो गए। सवाना के हाथियों में पिछले 50 सालों में 60% की कमी हुई है। मतलब ये आने वाले समय में जो है डायनासोर की तरह हो जाएंगे, विलुप्त प्रजाति हो जाएंगे। 2011 में शिकार में वृद्धि के कारण दोनों प्रजातियों को तेज गिरावट का सामना करना पड़ा है। कृषि और अन्य भूमि उपयोगों के लिए उनके आवासों में हो रही कमी एक बड़ी चुनौती है। मतलब हर जगह आदमी एग्रीकल्चर करना चाहता है, प्लॉइंग करना चाहता है। अब वो जितने भी जंगल है वो सब हटा देता है। उससे क्या होता है कि यहाँ जो घूमते थे झाड़ियों में, जंगलों में हाथी, उनको जगह ही नहीं मिलती है। वो खुले में कहाँ दौड़ेंगे, है ना। पृथ्वी पर सबसे बड़े भूजानवर हैं ये अफ्रीकी हाथी। एशियाई हाथी से थोड़े बड़े आकार के होते हैं ये। अफ्रीकी हाथी जो है एशियाई हाथों से थोड़े बड़े होते हैं। तो ठीक है, इस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम अन्य इस वीकली टॉपिक्स को कवर करेंगे। धन्यवाद।